शुभ वंदन बच्चों। हिंदी सागर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्षितिज पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड का पाठ लखनवी अंदाज लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसके लेखक हैं यशपाल जी। बच्चों, आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको कराएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न पत्र में इसमें से कम 2 प्रश्न तो रखे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लखनवी नवाब साहब और लेखक ने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया। देखिए, जिस समय नवाब साहब रेल के डिब्बे में बैठे हुए थे तो उसी समय लेखक भी वहां पर चढ़ जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख करके किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यही इसमें पूछा जा रहा है। नवाब साहब और लेखक ने एक दूसरे के साथ बेगानेपन का व्यवहार किया। दोनों ही एक दूसरे को बाधा समझ रहे थे। तो दोनों चाहते थे कि भाई हम अकेले ही इस डिब्बे में सफर करें और इसलिए दोनों एक दूसरे को देख करके कुछ अनमना सा व्यवहार कर रहे थे। नवाब साहब ने लेखक को अनदेखा करते हुए मुंह फेरकर खिड़की से बाहर देखने का नाटक किया तथा लेखक ने भी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनसे नजरें चुरा ली। अब नवाब साहब लेखक को देखकर खिड़की से बाहर देखने लगे तो लेखक को भी अच्छा नहीं लगा और वो भी उनको अनदेखा करके उनके सामने की सीट पर बैठ गए। समझ आ गया? अगला देखिए। नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और फिर सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करता है मतलब दर्शाता है। तो देखिए, नवाब साहब ऐसा करके लेखक को अपनी नवाबी शान व तहजीब दिखाना चाहते थे। वह ये दिखाना चाहते थे कि नवाब साहब आम आदमियों की तरह खीरा खाते नहीं हैं, वरन उसकी गंध के स्वाद से ही पेट भर लेते हैं। ऐसा करना उनके बनावटी व ढोंगी स्वभाव को दर्शाता है। आया समझ में? क्यों करा उन्होंने ऐसा? क्योंकि नवाब साहब सोच रहे थे कि मेरे सामने लेखक एक आदमी बैठा है और अगर मैं इनके सामने खीरा खाऊंगा तो ये सोचेगा कि मैं भी इनके जैसा ही हूँ। तो इसलिए वो अपने नवाबी शान मान को दर्शाना चाहते थे और इसलिए वो बनावटीपन और दिखावटी ढोंग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लेखक की कौन सी स्थिति आशा के अनुकूल नहीं थी और क्यों? देखिए, लेखक क्या सोच करके चढ़े थे, तो यही पूछा गया है यहाँ पर। लेखक यह सोचकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा कि वहां कोई यात्री नहीं होगा और वह आराम से नई कविता के बारे में सोचेंगे, परंतु उसकी यह आशा पूरी नहीं हो पाई। उनकी आशा के विपरीत उनमें एक नवाब साहब पहले से ही सवार थे। तो समझ आ गया आपको आशा के अनुकूल क्या स्थिति नहीं थी? कि उन्होंने सोचा था कि सेकंड क्लास का डिब्बा जो है वो खाली होगा, लेकिन वहां तो नवाब साहब पहले से ही बैठे हुए थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? बेटा, ये बार बार आ चुका है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षा में। वैसे तो जितने प्रश्न आपको मैं करा रही हूँ इस वीडियो में, ये सभी परीक्षा में आ चुके हैं। कोई 10 में आया है तो कोई सन 2012 में, कोई 13 में, कोई 14 में, ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। देखिए, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? लेखक ने निम्नलिखित कारणों से सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। क्या होंगे कारण? वे कि वह एक नई कविता के बारे में सोचना चाह रहे होंगे और कल्पना करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। दूसरा था, उन्होंने सोचा कि डिब्बा खाली होगा, इसलिए भी सेकंड क्लास का टिकट लिया उन्होंने। नंबर 3, उस समय सेकंड क्लास का टिकट महंगा था, लेकिन लेखक को अधिक दूर नहीं जाना था, इसलिए भी उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। समझ आ गया कि क्यों 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 लिया था उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट? क्योंकि उन्हें अधिक दूर की यात्रा नहीं करनी थी और टिकट महंगा होता था, तो उन्होंने सोचा कि अकेले बैठ के चला जाऊंगा, अपनी कविता के बारे में, नई कहानी लिखने के बारे में सोचूंगा, बाहर के प्राकृतिक दृश्य देखूंगा, तो इसलिए ये सोच करके उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। अगला प्रश्न है, लखनवी पाठ के आधार पर बताइए कि लोग यथार्थ को स्वीकार करने से क्यों डरते हैं। यथार्थ का मतलब होता है वर्तमान। ये किसके ऊपर कटाक्ष किया गया है? ये नवाब साहब के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोला गया है, क्योंकि नवाब साहब ही तो इस कहानी में वर्तमान को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो देखिए, इसका आंसर है, सुख सुविधाओं में जी रहे लोग अतीत को समाप्त होता देख करके डरते हैं।
कि अब उन्हें कोई नहीं पूछेगा, उनका पहले वाला सम्मान नहीं होगा। इस कारण अभावों में रहकर व्यर्थ का नाटक करते हैं कि हम रईस खानदान के हैं और यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। समझ आया? लोग यथार्थ को स्वीकार करने से क्यों डरते हैं? वही लोग यथार्थ को स्वीकार करने से डरते हैं जो जिनको बहुत अधिक सुख सुविधाएं मिल रही होती हैं। अब जैसे नवाब साहब थे तो नवाबों के खानदान के थे। उस समय नवाबों का बहुत रुतबा होता था, बहुत उनकी शान शौकत होती थी, लेकिन अब तो वो सब कुछ जा चुका है। लेकिन फिर भी ये वर्तमान में जीने के लिए राजी नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारा वही शान शौकत के साथ हम लोग जिए, इसलिए वो यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग है, स्पष्ट कीजिए। इसको इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सामंती वर्ग की किस प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है? सामंती वर्ग मतलब जैसे नवाब साहब सामंती वर्ग के थे, उच्च वर्ग के। इस पाठ में लेखक ने नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा की झूठी आन बान दिखाने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। आज के समय में भी नवाब साहब के रूप में ऐसी परजीवी को देखा, अर्थात ऐसे लोगों को देखा जा सकता है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी है। आज भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में ना ज्यादा पैसा होता है, ना शानो शौकत होती है, लेकिन उनके खानदान में कभी रही होती है, तो वो उसी तरीके से जीना चाहते हैं और वही चाहते हैं कि लोग बाग जो है वो उनकी झूठी शान के चर्चे करते रहें और उनके आगे झुकते रहें। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरा खाने की जो तैयारी की उसका उल्लेख पाठ के आधार पर कीजिए। अब देखिए उन्होंने खीरा किस तरह से खाया था। नवाब साहब ने सामने दो ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। उन्होंने सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को छीलकर फाके काटी व बड़े करीने से एहतियात के साथ तौलिए पर सजाकर उन पर जीरा, नमक, लाल मिर्च और की सुर्खी बुरक दी। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बड़े तरीके से खीरे को काटा और उस पर नमक मिर्च छिड़क दिया। उनके काटने का अंदाज भी बता रहा था कि ये बहुत ही नजाकत वाले नवाब साहब हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने डिब्बे में पहले से बैठे सज्जन के बारे में क्या कल्पना की? देखिए जब लेखक चढ़े थे ना डिब्बे में तो नवाब साहब बैठे थे, तो नवाब साहब तो उनसे बातचीत करना चाह नहीं रहे थे, तो लेखक भी उनके बारे में सोचने लगा, क्या कल्पना करने लगा, यही पूछा इसमें। लेखक ने सज्जन के बारे में यह कल्पना की कि वह नवाब साहब जैसे हैं और लेखक का आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेखक सोच रहा है वह भी शायद किसी नई कहानी के बारे में कुछ सोचना चाहते होंगे या खीरा खाना चाहते होंगे, लेकिन नवाब को देखकर लेकिन लेखक को देखकर संकोच में पड़ गए होंगे। तो लेखक नवाब साहब के बारे में ये सारी कल्पनाएं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने इनकार क्यों कर दिया? अब देखिए जिस तरह से नवाब साहब ने खीरे को काटा था, उसके ऊपर नमक मिर्च डाला था, तो उसको देख करके लेखक के मुंह में तो पानी आ रहा था, लेकिन क्या करें, खीरा खाने की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन फिर भी लेखक ने इनकार कर दिया। क्यों किया? देखिए, तरीके से कटे हुए खीरे की फाक व उसके ऊपर बुरके नमक मिर्च को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वह पहले ही नवाब साहब को मना कर चुके थे। इसलिए आत्मसम्मान अर्थात अपने निर्णय पर टिके रहने के लिए उन्होंने खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी मना कर दिया। आया समझ में? क्योंकि पहले मना कर चुके थे ना नवाब साहब को वो, तो दोबारा कैसे खाते, इसलिए उन्होंने मना ही करना उचित समझा। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यहाँ नवाब साहब व लेखक की जो समानता दिखाई देती है उसे चित्रित कीजिए। देखिए नवाब साहब को लेखक का आना अच्छा नहीं लगा और लेखक को भी ये बात खटकने लगे कि नवाब साहब को उनका आना अच्छा नहीं लगा, तो दोनों की बातों में क्या समानता थी वही पूछा जा रहा है। क्या समानता थी, देखिए क्या थी। लेखक का डिब्बे में आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा,
इसलिए वे लेखक को अनदेखा करके खिड़की से बाहर देखते रहे। ठीक उसी तरह लेखक भी एकांत में नई कहानी लिखने के इरादे से सफर करना चाहते थे, लेकिन वहां पहले से बैठे नवाब साहब को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए आत्मसम्मान में उन्होंने भी आंखें चुरा ली। दोनों में क्या समानता थी कि दोनों को ही एक दूसरे का आना अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब और लेखक के व्यवहार के आधार पर आप किसे अच्छा ठहरा सकते हैं? दोनों में से कौन अच्छा था? देखिए, नवाब साहब और लेखक दोनों में आत्मसम्मान की ठसक है। समझ में आया? दोनों आत्मसम्मानी हैं। नवाब साहब अभी अभी भी अतीत में ही जीना चाहते हैं, अतीत मतलब पास्ट काल में, तथा लेखक नए कीर्तिमान का गौरव सामान्य रूप में ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इस प्रकार दोनों में ही ऐंठ व अकड़ है। अगला प्रश्न, लेखक यशपाल नवाब साहब की गतिविधियों को किस प्रकार भांपते रहे और उनके स्वभाव को समझकर उन्होंने क्या निर्णय लिया? कि लेखक नवाब साहब की किन गतिविधियों को भांपते रहे मतलब देखते रहे। लेखक नवाब साहब की गतिविधियों और स्वभाव को भांपकर इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि नवाब साहब बिना खीरा खाए तृप्त होकर डकार ले सकते हैं, तृप्त होकर मतलब पूरी तरह से संतुष्ट होकर भरा पेट होने की डकार ले सकते हैं, तो बिना घटना पात्र और विचार के कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है, लेखक किस निर्णय पर पहुंचा? इसी निर्णय पर पहुंचा कि भाई ये बिना खीरा खाए जो है इनका पेट भर गया, तो फिर आजकल जो नई कहानी के लेखक है वो बिना घटना पात्र इन सब के भी कहानी लिख सकते हैं, जैसे नवाब साहब ने किया। अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी की इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यशपाल जी को लग रहा था ना कि बिना घटना और पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है, तो क्या आप इस विचार से सहमत हैं? ये पूछा है कि हम लेखक के इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कहानी को लिखने के लिए घटना पात्र व विचार का होना अति आवश्यक होता है। असल में यह बात लेखक ने व्यंग में कही है। क्या बात व्यंग में कही है? कि की किसी भी बिना घटना पात्र और विचार के कहानी लिखी जा सकती है, ये व्यंग में कह रहे हैं वो। ठीक है, असल में यह बात लेखक ने व्यंग में कही है। वह उन लेखकों पर कटाक्ष करना चाहते हैं, कटाक्ष मतलब व्यंग करना चाहते हैं, जो इनके बिना कहानी लिखने का दावा करते हैं। ऐसे लेखक उसी प्रकार ढोंगी हैं जैसे लखनवी नवाब बिना खीरा खाए पेट भरने का ढोंग करते हैं। आगे समझ में? अब अगला प्रश्न देखिए, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को क्यों फेंक दिया? क्या कारण था जो उन्होंने फेंक दिया? नवाब साहब ने खीरे की फाकों को मजबूरी में फेंक दिया। खाना तो चाहते थे लेकिन मजबूरी में फेंक दिया। वह लेखक को यह दिखाना चाहते थे कि खीरा एक तुच्छ वस्तु है। तुच्छ मतलब आम वस्तु, सामान्य वस्तु है जो आम आदमी खाता है। हम जैसे नवाबों के खाने की चीज नहीं है। क्यों फेंक दिया? क्योंकि नवाब साहब को लग रहा था यार ये तो 5 रुपए की का खीरा है और अगर मैं खाऊंगा तो मेरी शान में कमी आ जाएगी, इसलिए उन्होंने बिना खाए उसको बाहर फेंक दिया था। अगला है, पाठ में नवाब साहब की एक सनक का वर्णन किया गया है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। यदि हाँ, तो ऐसी सनक का वर्णन कीजिए। देखिए, हम कहते हैं ना कई कई बार कि सनकी हो गया, सनकी हो गया, तो सनक का भी सकारात्मक रूप हो सकता है। सनकी व्यक्ति बहुत जल्दी तरक्की करता है। देखिए कैसे, खीरे की फाकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकना नवाब साहब की एक सनक ही थी, लेकिन ये तो नकारात्मक सनक थी। लेकिन हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है, जैसे किसी कार्य को पूर्ण आत्मविश्वास व लगन के साथ करना। अगर हम किसी कार्य को पूर्ण आत्मविश्वास और लगन के साथ करते हैं तो हमारी सनक ही होती है। इतिहास में ऐसी सनकों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे भगत सिंह की देश पर मर मिटने की सनक, स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त करने की सनक, महात्मा बुद्ध को जीवन का सत्य खोजने की सनक। बहुत सारी सनक है। महात्मा गांधी को देश आजाद कराने की सनक,
या किसी बच्चे को हो जाती है कि मेरे को तो आईएएस बनना है, किसी को मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, तो सनक सवार हो जाती है, रात दिन मेहनत करती है। तो ये होती है सकारात्मक सनक। ठीक। अगला है, लेखक के ज्ञान चक्षु कैसे खुल गए। ज्ञान चक्षु क्या होता है? ज्ञान मतलब ज्ञान, चक्षु मतलब नेत्र, ज्ञान की आंखें कैसे खुल गई। तो यहाँ पर लेखक ने जब नवाब साहब को बिना खीरा खाए डकार लेते देखा तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। जब उन्होंने देखा कि भाई ये नवाब साहब तो खीरा इन्होंने खाया नहीं, सारी फाके खिड़की से बाहर फेंक दी, फिर भी पेट भर गया इनका और डकार ले रहे हैं, तो उनके ज्ञान की आंखें खुल गई। उनकी समझ में आ गया कि नई कहानी के लेखक भी इसी प्रकार बिना पात्र घटना के कहानी लिखकर संतुष्टि का अनुभव करते होंगे। उन्होंने नवाब साहब की तुलना किससे की? जो नई कहानी के लेखक होते हैं, बिना घटना पात्र और बिना विचार के ही कहानी लिख देते हैं, तो उनसे इसकी तुलना की। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे प्रश्न उत्तर। बेटा एक बार इनको अच्छे से कर लो, देखना इसमें से ही रखे होंगे आपके दो प्रश्न, क्योंकि दो प्रश्न एक पाठ में से आएंगे, दो दूसरे पाठ में से आएंगे। आई थिंक इसमें से दो प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।